Food storage company Tupperware recently went bankrupt because of low sales and accumulated losses. खाने को देर तक ताज़ा रखने के लिए जिस टिफिन का आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने वाली मशहूर अमेरिकी कंपनी टपरवेयर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। For Tupperware, the party is over. The iconic brand, once a staple of American kitchens, filed this week for bankruptcy. तो दोस्तों, ये बात है 17 सितंबर 2024 की। ये वो दिन था जब यूएस के बैंकरप्सी कोर्ट में चैप्टर 11 ऑफ बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फाइल हुआ और इसे फाइल किया था टपरवेयर जैसी एक आइकॉनिक कंपनी ने। जी हाँ दोस्तों, टपरवेयर ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है टपरवेयर जैसी लीडिंग कंपनी जो कि न जाने कितने डिकेड से मार्केट को लीड कर रही है, वो अचानक से बैंकरप्सी की कगार पे कैसे आ गई? जिस ब्रांड को उसके इनोवेशन और सक्सेस के लिए जाना जाता था, उसके साथ ये सब कैसे हुआ? जिस कंपनी ने पूरी दुनिया के फूड को स्टोर करने से लेके सर्व करने तक के तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था, उसे आखिर में बैंकरप्सी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या टपरवेयर का डाउनफॉल पिछले कुछ दशकों से ही शुरू हुआ है, या फिर वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहां टपरवेयर की स्ट्रेटजी और उनकी लीडरशिप काम ना आई और ये कंपनी आज इस हालत में है कि इसका दिवालिया निकल सकता है? और इन सब के पीछे आखिर वो है कौन जो कि टपरवेयर की फेलियर का सबसे बड़ा जिम्मेदार है? क्या ये टपरवेयर की लेजेंडरी जर्नी का अंत है, या फिर आज नहीं तो कल टपरवेयर फिर से कमबैक करेगा? तो आज की इस वीडियो में हम टपरवेयर की इस कमाल की जर्नी को शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, जहां कैसे टपरवेयर ने साल 1940s में अपने सफर की शुरुआत की थी और कैसे कई दशकों तक मार्केट को डोमिनेट करते हुए आज वो अपने डाउनफॉल की कगार पे खड़ा है। तो इसीलिए अगर आपको इस ग्लोबल जायंट की बैंकरप्सी के पीछे की पूरी कहानी को समझना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, टपरवेयर मार्केट में 5 या 10 सालों से नहीं है। टपरवेयर को साल 1942 में अल टपर ने शुरू किया था। तो जरा एक बार के लिए सोच के देखिए, एक 80 साल पुरानी कंपनी अगर यूं ही अचानक से बंद हो जाए तो आपको नहीं लगता ऐसा किसी भी दूसरी कंपनी के साथ हो सकता है? तो इसीलिए अगर हमें टपरवेयर के डाउनफॉल को लॉजिकली समझना है तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना होगा कि उस कंपनी का फाउंडेशन आखिर है क्या। क्योंकि जो कंपनी अपने अनोखे और टिकाऊ प्लास्टिक के कंटेनर्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी, क्या यही वो अकेला प्रोडक्ट था जिसे बनाने की सोच के साथ अल टपर ने कंपनी की शुरुआत की थी? इसीलिए इस सवाल के जवाब के लिए हमें आज से करीब 80 साल पीछे जाना होगा और समझना होगा कि वो ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से 1940s में पॉलीइथिलीन जैसे पॉलीमर का यूज करके अल टपर ने पहली बार प्लास्टिक के कंटेनर का इनोवेशन किया था। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अल टपर ने 1940s में किचन वेयर्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और मार्केट में अपनी जगह बनाई। तो ये बात है साल 1930s की, जब अल टपर एक यूएस बेस्ड केमिकल कंपनी में काम किया करते थे जिस कंपनी का नाम ड्यूपॉन्ट था। सो बेसिकली ड्यूपॉन्ट एक ऐसी कंपनी थी जो कि 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक एक गन पाउडर सप्लायर के रूप में मार्केट को लीड कर रही थी। इसीलिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ड्यूपॉन्ट ने अपने प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोजिव गन पाउडर या डायनामाइट से हटकर कुछ नया भी लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स के प्रोडक्शन की जो कि आज से लगभग 100 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब इसमें हम बात कर सकते हैं नायलॉन की, जिसे 1937 में इन्वेंट किया गया था, या फिर अगर हम बात करें टेफ्लॉन की, जिसे 1938 में इन्वेंट किया गया था, या फिर अगर हम बात करें कॉर्फेम की, जिसे सिंथेटिक लेदर के नाम से जाना जाता था, या फिर क्रोमा फ्लेयर जैसे पिगमेंट की, जिसे पेंट में यूज किया जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर्स और केमिकल्स को 1930s के बाद ड्यूपॉन्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर चुका था और यही वो टाइम था जब अल टपर ने 1936 में ड्यूपॉन्ट को ज्वाइन किया था। और इन सब के बस 2 साल बाद ही अल टपर ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी और उन्होंने ड्यूपॉन्ट को अप्रोच किया कि वो उन्हें ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद का बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट दे, जिसमें पॉलीइथिलीन नाम का एक वेस्ट मटेरियल होता था और वो उस वेस्ट मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करके उसे रिसाइकल करना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने उस वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई करके एक ऐसा लाइट वेट मटेरियल बना दिया जो कि पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा हल्का, फ्लेक्सिबल और ट्रांसलूसेंट था। और इन सब के बाद टपरवेयर ने ड्यूपॉन्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने इनिशियल स्टेज में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान
डिफेंस के लिए गैस मास्क में यूज होने वाले मोल्डिंग पार्ट से लेकर नेवी में यूज होने वाले सिग्नल लैंप तक सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। पर ये सब हमेशा नहीं चलने वाला था, क्योंकि इन सब के कुछ समय बाद ही साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अब अल टपर ने अपना फोकस कंज्यूमर बेस्ड मार्केट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर्स की एक नई लाइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने सैंडविच पिकर्स और प्लास्टिक के सिगरेट केस जैसे प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बनाए जिन प्रोडक्ट्स को उन्होंने दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ फ्री में देना शुरू किया, ताकि उनका प्रोडक्ट किसी तरीके से लोगों तक पहुंच सके। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं प्लास्टिक के टम्बलर की, जिसे उस वक्त टेक टूथब्रश के साथ दिया जाता था। और इन सब के बाद अल टपर ने एयर टाइट फूड कंटेनर्स की एक नई लाइन को बनाना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करके खाने की चीजों को रेफ्रिजरेटर में रख के ज्यादा लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता था। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और इसी तरीके से टपरवेयर के प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचे। तो इस तरह से अल टपर ने साल 1940s में टपरवेयर कंपनी की शुरुआत की और ड्यू पॉइंट की मदद से डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट लेकर इनिशियल स्टेज में कंपनी को आगे बढ़ाया। और वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद उन्होंने अपना पहला पॉलीमर बनाया, और वो भी ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद बचे हुए वेस्ट से, जिसे उन्होंने पॉली टी नाम दिया। तो अब तक आप ये तो समझ ही चुके हैं कि अल टपर इन्वेंशन के मामले में एक जीनियस थे, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जो कि वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, और वो थी अपने उस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को बेचे कैसे। क्योंकि उस वक्त टपरवेयर के प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि उस वक्त के लोगों ने अपने किचन में पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उस वक्त पॉलीइथिलीन उतना पॉपुलर नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं कि उस वक्त के लोग पॉलीमर जैसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करना अपने किचन में जानते ही नहीं थे। तो शायद यही वो वजह हो सकती है कि अच्छे प्रोडक्शन के बाद भी टपरवेयर के प्रोडक्ट्स उस वक्त बस रिटेल स्टोर में पड़े पड़े धूल खा रहे थे। तो इसी वजह से उस वक्त अल को सिर्फ किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी किसी ऐसे मास्टरमाइंड की जो कि मार्केटिंग के हर पैतरे को बहुत अच्छे से समझता हो। और बस एक दिन उनके फोन की घंटी बजी और फोन की दूसरी तरफ की उस आवाज ने अल के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन वो मिस्टीरियस इंसान था कौन? क्या वो उस वक्त का कोई मार्केटिंग गुरु था, या फिर वो बस एक स्ट्रेंजर था जो कि आगे चल के टपरवेयर के फूड कंटेनर्स को लाखों घरों में पहुंचा के टपरवेयर की किस्मत बदलने वाला था? तो इन सारे सवालों के जवाब को हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो गेम चेंजर फिगर था कौन, जिसने उस वक्त अपनी स्ट्रेटजी की बदौलत टपरवेयर को एक कल्चरल आइकॉन बनाया था। अभी अभी हमने जिस फोन कॉल की बात की, उस फोन कॉल पे कोई और नहीं बल्कि खुद ब्राउनी वाइस थी, जो उस वक्त अल टपर से बात कर रही थी। और ये वही लेडी थी जो कि आगे चल के कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली थी। सो बेसिकली टपरवेयर को ज्वाइन करने से पहले ब्राउनी वाइस स्टेनली होम प्रोडक्ट्स के ब्रश और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेचती थी, जिसमें वो सेल्स के दौरान लाइव डेमो के साथ प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच देकर कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती थी। और इसी तरह की सेल्स टैक्टिक्स की वजह से कुछ ही सालों में स्टेनली के सभी सेलर्स में से ब्राउनी सबसे टॉप सेलर में से एक बन गई। और ये सब हो रहा था साल 1940s के दौरान, जब टपरवेयर के ज्यादातर प्रोडक्ट जिनमें पॉलीइथिलीन से बने फूड कंटेनर्स आते थे वो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचे जाते थे, पर उन्हें उस वक्त उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसीलिए ब्राउनी वाइस ने उस फोन कॉल के दौरान अल टपर को कन्विंस किया कि उन्हें उनके फूड कंटेनर्स को डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचने के बजाय होम पार्टीज में बेचना चाहिए, जहां ब्राउनी खुद उन एयरटाइट कंटेनर्स को सील करके इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर डेमो देकर प्रोडक्ट्स को बेचने वाली थी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ब्राउनी वाइस के साथ कोलैब करके टपरवेयर ने अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और उनके लुक एंड फील पे बहुत काम किया। और साल 1947 में उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे वो वंडर बाउल कहते थे। इस वंडर बाउल को बंद करने के लिए पहले ढक्कन को दबाकर बंद किया जाता था, फिर साइड से थोड़ा उठाकर अंदर की हवा को बाहर निकालकर उसे एयर टाइट किया जाता था। और देखा जाए तो आज भी आपको टपरवेयर के ज्यादातर कंटेनर्स के ढक्कन कुछ इसी तरीके से फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। और उस वक्त पार्टी प्लान के दौरान वाइस ने कंटेनर्स का इतना ज्यादा प्रमोशन किया कि इससे टपरवेयर की सेल्स में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। और अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो उस वक्त कंपनी ने लगभग $25 मिलियन का सेल्स हिट किया था, जिसे अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज की डेट में ये होंगे $270 मिलियन से भी ज्यादा। लेकिन ये सब करना मुमकिन हो
पाया एक बहुत बड़े डीलर्स के चेन के साथ साथ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स के अवेलेबल होने की वजह से, क्योंकि होम पार्टीज के दौरान हर बार ज्यादातर लेडीज जुड़ती चली गई और डीलर्स का एक बड़ा चेन बनना शुरू हो गया। ये बिल्कुल इस तरीके से था जैसे कि मान लीजिए ब्राउनी वाइस ने एक होम पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें उन्होंने टपरवेयर के प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो मान लीजिए उस पार्टी में लगभग 8 लेडीज आई थी और अब अगली बार जब इन 8 लेडीज में से कोई एक अपने घर पे प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देगी जिसमें फिर से नए चेहरे शामिल होंगे और वही नए लोग फिर से इन्फ्लुएंस भी होंगे। तो इस तरह से पार्टी प्लान्स में धीरे धीरे लेडीज और कभी कभी जेंट्स भी शामिल होने लगे और जो भी शामिल होता वो आगे चल के टपरवेयर का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बन जाता और अच्छा सेल्स करने के बाद सेलर्स को रिवॉर्ड्स या गिफ्ट देकर भी उन्हें मोटिवेट किया जाता था। इसी वजह से साल 1954 तक टपरवेयर के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क बना जिसमें लगभग 20,000 से भी ज्यादा डीलर्स जुड़ गए और साइड बाय साइड कंपनी की सेल्स भी बढ़ती चली गई जिससे कंपनी अच्छा ग्रो करने लगी। और उस वक्त होम पार्टी का इस तरह से सक्सेस होना ब्राउनी वाइस के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन बना, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा भी आया जब 17 अप्रैल 1954 के बिजनेस वीक के कवर पेज पे ब्राउनी वाइस का चेहरा फीचर्ड हुआ। और ये उस वक्त कोई आम बात नहीं थी क्योंकि ब्राउनी वाइस वो पहली लेडी थी जिनका चेहरा बिजनेस वीक के कवर पेज पे हाईलाइट हुआ था। वाइस वो पहली लेडी थी जिन्होंने ये हॉनर हासिल किया था। इसी वजह से वॉइस हर जगह पॉपुलर हो रही थी और अक्सर ऐसा देखा गया था कि वो अपने हाथों में एक ब्लैक पॉलीइथिलीन का टुकड़ा रखा करती थी जो कि टपरवेयर के सक्सेस का एक सिंबल माना जाता था। लेकिन ब्राउनी का इतना तेजी से सक्सेसफुल होना और लोगों के बीच में पॉपुलर होना धीरे धीरे उनके और अर्ल टपर के बीच में तनाव का कारण बनने लगा। अब चूंकि अर्ल टपर एक इन्वेंटर थे जिस वजह से वो लोगों के बीच में बहुत कम सोशल थे, इसी वजह से वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए और इन सब के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो ब्राउनी वाइस के पीछे कहीं खो रहे हैं, क्योंकि उन दिनों हर कोई ब्राउनी को ही टपरवेयर की सक्सेस का असली कारण मानता था। हर किसी को यही लगता था कि अगर ब्राउनी वाइस ना होती तो शायद कंपनी कभी इतना ग्रो ही नहीं कर पाती। इसी वजह से अर्ल टपर ब्राउनी वाइस को ज्यादा देर तक स्पॉटलाइट में देखना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने लगभग 8 सालों तक वॉइस की स्ट्रेटजी और डायरेक्शन के साथ कंपनी को चलाया, पर कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए और वो ब्राउनी वाइस को कंपनी से निकालने की वजह ढूंढने लगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां भी थी जो कि उन दिनों टपरवेयर को खरीदना चाहती थी, पर अर्ल टपर कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे। और साथ ही साथ उन दिनों उनके अकाउंटेंट से उन्हें ये सलाह भी मिलते रहती थी कि अगर आप इस कंपनी के इकलौते ओनर रहते हो और इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद इंटरनल रेवेन्यू सर्विस शायद आपके बच्चों पे टैक्स चार्ज करे। इसी वजह से साल 1958 में अर्ल टपर ने ब्राउनी को पूरे साल के लिए एक आखिरी सैलरी दी जिसमें लगभग $30,000 थे और ऐसा करके उन्होंने बिना किसी वैलिड रीजन के ब्राउनी को कंपनी से फायर कर दिया। और ब्राउनी वॉइस को कंपनी से निकालने के बाद साल भर में ही अर्ल ने टपरवेयर को जस्टिन डार्ट की कंपनी को $16 मिलियन में बेच दिया, जिसका नाम उस वक्त रेक्सल ड्रग कंपनी था। और यही कंपनी बाद में रीब्रांडिंग हो गई, जिसके बाद इस कंपनी को डार्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना गया। और अब इन सब के बाद नए मैनेजमेंट के आते ही कंपनी ने पुरानी सेलिंग टेक्निक को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने एक नई कंपैरेटिव सेलिंग टेक्निक को अपनाया जिसे वो उस वक्त कैरेट कॉलिंग कहते थे। सो बेसिकली इसमें होता ये था कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर के दरवाजे तक जाकर उन्हें अपने कंटेनर्स के साथ कुछ गाजर फ्री में दिया करते थे और उनसे कहते थे कि आपको कुछ गाजर टपरवेयर के कंटेनर्स में रखने हैं और कुछ को अपने कंटेनर्स में रखना है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि कौन सा कंटेनर कैरेट को ज्यादा समय तक के लिए फ्रेश रख पाता है। और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को टपरवेयर की होम पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी बेचने के बाद अर्ल टपर ने उस वक्त अपनी यूएस सिटीजनशिप को छोड़ दिया ताकि वो टैक्स से बच सके और उन्होंने कोस्टा रिका में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा और वहीं शिफ्ट हो गए। पर साथ ही साथ उन्होंने एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे काफी लंबे समय तक नए मैनेजमेंट के साथ कंपनी को सर्व किया और साल
1973 में अल ने रिटायरमेंट लेकर ऑफिशियली कोस्टा रिका की सिटीजनशिप को हासिल कर लिया और अपने आगे की जिंदगी को वहीं पे बिताने का फैसला किया। तो अब सवाल ये बनता है कि इन सब के बाद क्या टपरवेयर हमेशा पहले की ही तरह ऑपरेट करने वाला था? क्योंकि अभी अभी हमने टपरवेयर के 2 दिग्गज चेहरों को कंपनी के मैनेजमेंट से दूर जाते हुए देखा और यहीं से टपरवेयर के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ब्राउनी वाइस, जो कि लोगों के बीच में कंपनी का चेहरा थी, कैसे उन्हें कंपनी से निकाला गया और कैसे खुद अल टपर ने कंपनी छोड़ दी। तो इन दोनों की गैर मौजूदगी में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ जिसे किसी भी तरह की रीब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरा न कर पाई। उन दोनों के बाद कंपनी के नए ओनर्स ने कंपनी की बागडोर तो संभाली, लेकिन उन्हें अगले कुछ सालों में एक ऐसा ब्रांड मिला जो कि पहले ही अपनी चमक खो चुका था। तो इसीलिए ये सवाल बनता है कि इन सब के बाद ऐसा क्या गलत हुआ कि आज टपरवेयर बैंकरप्सी फाइल करने के लिए मजबूर हो गया है? वो ऐसे कौन से गलत डिसीजन थे जो अल टपर के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने लिए थे? वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जिसे खोकर टपरवेयर मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह गया? तो इन सारे सवालों का जवाब का पता हम लगाएंगे आज के हमारे आखिरी चैप्टर में। तो अगर हम बात करें टपरवेयर के डाउनफॉल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब शुरू होता है साल 1983 में, क्योंकि 3 अक्टूबर 1983 में अल टपर की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, जिसके बाद अल के नाम पे जितने भी पेटेंट्स थे वो सारे के सारे एक्सपायर हो गए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन पेटेंट्स की जिन्हें बर्पिंग सील नाम के एक प्रोडक्ट के लिए रिजर्व करवाया गया था। इसीलिए पेटेंट्स का एक्सपायर होना वो पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से टपरवेयर का डाउनफॉल शुरू हुआ। मतलब वो एयर टाइट सील कंटेनर्स, जो कि टपरवेयर के सबसे ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक थे, जिनका आइडिया कोई और ना चुरा सके। इसी वजह से अल टपर ने पहले ही साल 1949 में अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और इनोवेशन को पेटेंट करा लिया था। लेकिन उनके गुजरने के बाद जब उनके पेटेंट एक्सपायर हुए, तब रबरमेड और ग्लैड जैसी कंपनियों ने टपरवेयर के प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर उसी तरह के फूड कंटेनर्स को बनाना शुरू कर दिया और तो और टपरवेयर से कम कीमत में बेचना भी शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में इन दोनों कंपनीज ने टपरवेयर को पीछे छोड़ के उनके फ्यूचर कंज्यूमर्स को अपनी तरफ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ साल 1995 के दौरान यूएस में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब मैं बात कर रहा हूं अमेज़न और ईबे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, जो कि 1995 के बाद हर किसी के लिए अवेलेबल हो चुके थे, जिसके बाद ई कॉमर्स हमारे शॉपिंग करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म करने लगा। और टपरवेयर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अभी भी सेल्स के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन पर डिपेंड था। बट ऑन दी अदर हैंड अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कंज्यूमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे नए फीचर्स प्रोवाइड किए जिससे कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ। और साथ ही साथ उन दिनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे एनवायरमेंटल कैंपेन चल रहे थे, जिससे इन्फ्लुएंस होकर कस्टमर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे। अब चूंकि टपरवेयर के प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के बने होते थे कि उन्हें 10-12 साल तक कुछ नहीं होता था, जिससे टपरवेयर को लॉयल कंज्यूमर तो मिले पर उनका बिजनेस रिकरिंग नहीं रहा। मतलब एक ही कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट को बार बार क्यों ही लेना चाहेगा अगर वो खराब ही ना हो तो। इसी लूपहोल को ओवरकम करने के लिए ग्लैड ने अर्ली 2000s में अपने डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स को लॉन्च कर दिया, जो कि प्राइस के मामले में टपरवेयर से बहुत कम थे। और तो और अगर हम बात करें वुमेन वर्कफोर्स की, तो साल 1990s से पहले जहां लेडीज ट्रेडिशनल फील्ड में ज्यादा काम किया करती थी, जिसमें हम बात कर सकते हैं टीचिंग, नर्सिंग, सोशल वर्क या क्लरिकल वर्क, इन कामों में गिरावट आ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के एडवांसमेंट के बाद अर्ली 90s में वुमेन्स का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया, वो भी लगभग 74% तक। और अब लेडीज ज्यादा बड़े नंबर्स में डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स या मैनेजर्स बनने लगी। और दूसरी तरफ होम पार्टी कंडक्ट करने वाली वुमेन्स, जो कि टपरवेयर के लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट भी थी, उनके नंबर्स धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि अब तक टपरवेयर का ज्यादातर सेल्स पार्टी प्लान की वजह से आ रहा था और टपरवेयर उस वक्त किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं था। और अगर हम बात करें उन वुमेन्स की जो कि पार्टी प्लान का एक अहम हिस्सा थी, तो उनके लिए पार्टी प्लान वाला ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही थी।
इसमें एग्जाम्पल के लिए हम आज से 50 साल पहले की ही बात क्यों ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, ई कॉमर्स या फिर सोशल मीडिया जैसे सारे डेवलपमेंट का असर पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बिजनेस करने के तरीकों और एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है। इसीलिए इस तेजी से इवॉल्व होती दुनिया के साथ साथ टपरवेयर ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को नहीं बदला और उसने ई कॉमर्स के इस ट्रेंड को एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड समझने की गलती कर दी, क्योंकि उन दिनों टपरवेयर को प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन करने के तरीके को काफी क्रिटिसाइज किया जाने लगा। या फिर अगर हम बात करें 2018 में आई इस रिपोर्ट की जिसे खुद टपरवेयर ने डिस्क्लोज किया था, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उनके लगभग 94% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिनका कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन कंपनी में सबसे ज्यादा है, उन्हीं को बदले में सबसे कम पे आउट मिलता है। और ये एक ऐसा डार्क ट्रूथ है जो कि बहुत कॉमन है किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे बिजनेस मॉडल में, जिसे MLM मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। फिलहाल लौटते हैं इस रिपोर्ट की तरफ, जिसमें अगर आप यहां नीचे की तरफ आएंगे तो आप जो इन दो डायरेक्टर्स को देख रहे हैं जिनका पार्टिसिपेशन कंपनी में सिर्फ 0.01% है, उनकी एवरेज अर्निंग पे एक बार नजर डालिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद टपरवेयर कह रहा है। तो इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि कम पे आउट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो वुमेन्स कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ताकत थी वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स के वर्कफोर्स को ज्वाइन करने लग गई। इसी वजह से टपरवेयर को भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना पड़ा, और जब उसने ऐसा किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी अगर हम बात करें नंबर्स की, तो जब टपरवेयर ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई तब टपरवेयर के प्रोडक्ट्स target.com और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर बिकना शुरू हो गए। और अगर हम बात करें 2022 की, तो टपरवेयर के पूरे सेल्स का 14% सेल्स ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आया था। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें उसके कॉम्पिटिटर्स की, तो उनका ऑन एन एवरेज सेल ई कॉमर्स से लगभग 65% आया था, और बाकी का बचा हुआ सेल वो ऑफलाइन मार्केट या रिटेल स्टोर से लाते थे। तो अब बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल सेल्स की। तो अगर पिछले 10 साल का डेटा देखा जाए तो यहां आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर 2022 तक टपरवेयर का सेल्स कैसे डिक्लाइन हुआ है, और ये नंबर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो 2022 के इस घटते सेल्स की वजह से इस साल कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो यहाँ हमारे पास एक अनऑडिटेड बैलेंस शीट मौजूद है, जिसमें अगर आप इस कंपनी के टोटल एडजस्टेड वाले कॉलम को ध्यान से देखोगे तो टपरवेयर के पास लगभग 1233.6 मिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स मौजूद थे। और अगर हम बात करें टोटल लिएबिलिटी की, तो टपरवेयर के पास उस वक्त लगभग 1447.3 मिलियन यूएस डॉलर की लिएबिलिटी मौजूद थी। तो यहाँ आप जो ये फर्क देख रहे हो, ये नेगेटिव बैलेंस भी उन वजहों में से एक हो सकती है जिसकी वजह से टपरवेयर को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, तो उनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 2022 में टपरवेयर के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, जिसकी वजह थी टपरवेयर का अपने मैक्सिको के फुलर कॉस्मेटिक वाले यूनिट को बेचना। वो यूनिट जो टपरवेयर ने 2005 में खरीदा था। और साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने टपरवेयर पर अपने इंटरनल अकाउंटिंग का गलत रिकॉर्ड करने का और इनएक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का चार्ज भी लगाया था। मतलब टपरवेयर 2016 से लेकर 2020 तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत और इनएक्यूरेट डेटा को मेंटेन कर रहा था। इसी वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने टपरवेयर पर करीब 9 लाख यूएस डॉलर का फाइन लगाया, जिसे देने के लिए बाद में टपरवेयर एग्री भी हो गया। तो अब इन सारी बातों से आप ये तो समझ गए होंगे कि साल 2022 टपरवेयर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। एक तरफ उनके टोटल लायबिलिटी उनके टोटल एसेट से बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न में कुछ दे ना पाए। वहीं दूसरी तरफ इनएक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन पर 7 करोड़ से भी ज्यादा का फाइन लगाया। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं उन सभी रीजंस को जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ।
तो जैसा कि आपने देखा, ये सब शुरू हुआ अल के गुजरने के बाद, जब उनके पेटेंट एक्सपायर हो गए और इस इंसिडेंस को उनके कॉम्पिटिटर्स ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि मार्केट को अकेले डोमिनेट करने वाले टपरवेयर को कंपटीशन देखने को मिला, जिसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बार चेंज हुआ और अनस्टेबल मैनेजमेंट की वजह से वो बदलते मार्केट के ट्रेंड को समझ न पाए और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर ही डिपेंडेंट होके रह गए। इसके बाद ई कॉमर्स के आ जाने से उनका सेल्स और भी डाउन हो गया और वो अपने एक्सपेंसेस को ठीक से मैनेज ना कर पाए और ज्यादा कर्जे की वजह से उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। इसीलिए दोस्तों, टपरवेयर का ये राइज एंड फॉल एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन है हर उस एंटरप्रेन्योर और उस बिजनेस एंटिटी के लिए जो कि मार्केट में अपने आप को लंबे समय तक सस्टेन रखना चाहता है। क्योंकि हमने इस केस स्टडी में देखा कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में डोमिनेट करने वाला टपरवेयर कंज्यूमर बिहेवियर से लेकर अपने बिजनेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने तक हर चीज में नाकाम हो गया और इंडस्ट्री के चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाया और इसी बात का फायदा उसके कॉम्पिटिटर्स ने उठाया। इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होते रहना चाहिए ताकि वो अपने कंज्यूमर्स की मॉडर्न डिमांड्स को फुलफिल कर सके। टपरवेयर की ये स्टोरी हमें बिजनेस में इनोवेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझाती है ताकि हम खुद गलती ना करके दूसरों की गलती से सीखकर अपनी लाइफ में सही और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेकर इसे एक सही डायरेक्शन दे। थैंक यू सो मच कि आपने इस केस स्टडी को एंड तक देखा और अपना कीमती टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैंने और मेरी एडिटिंग टीम ने न जाने कितने दिनों तक मेहनत की है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि हम उन सभी फ्यूचर्स एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को इंस्पायर कर सके जो आने वाले कल में दुनिया को मल्टी बिलियन डॉलर्स के ब्रांड देने वाले हैं। इसीलिए थैंक यू वंस अगेन। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।